हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी तक कितने लोगों ने जियाउद्दीन बर्नी का जो टॉपिक है जो मैंने दिया था पढ़ने के लिए कि हम इस पर डिस्कस करेंगे, आज क्लास होगा, तो कितने लोगों ने पढ़ा इसके बारे में? हाँ पढ़ा है निधि? हाँ बताइए क्या पढ़ा आपने? जियाउद्दीन बर्नी जो है एक बहुत बड़े इतिहासकार को माना जाता है। वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और उन्होंने जब उनकी 60 वर्ष की आयु हो गई उसके बाद उन्होंने लिखना आरंभ किया था। उन्होंने उसके बाद 9 रचनाएं लिखी और वो अलाउद्दीन खिलजी के वो बाजार नियंत्रण के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से अपने किताबों में लिखा है। और फिर फिरोज शाह तुगलक की जो नहर बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। बहुत सारे जो थिंकर्स है वो उनकी आलोचना भी करते हैं कि वो सारी चीज़ों को फैक्ट्स में नहीं लिखते हैं, मतलब डेट वगैरह जो भी है वो उनकी पूरी सही नहीं होती, वो गलत होती है। और वो जियाउद्दीन बर्नी खुद भी ये बात बोलते हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है, वो ज़रूर आगे पीछे हो जाती है। और बहुत सारे थिंकर्स ये बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब एक बहुत अच्छे इतिहासकार नहीं है, इन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से नहीं लिखी है, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा, बहुत सारी घटनाओं को आगे पीछे कर दिया है। तो और फिर जियाउद्दीन बर्नी ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने विचार दिए। उन्होंने ऊंच नीच को भी लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनका मानना था कि जो बड़े कुल से होते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और जो नीचे कुल के हैं उनको सिर्फ काम करना है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। और भी उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया ना आपको, एक वर्णी का परिचय आपको मिला। कितना अच्छा बोला, कौन बोलेगा? निधि ने सही बोला है? पढ़ा है? और किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? अच्छा, जो मैंने क्लास लिया था उसी के अकॉर्डिंगली। हाँ बताइए कैसा? सर मतलब आपने जो क्लासेस में थोड़ा बताया था उसके बारे में मेरे को पता है, और जो दीदी ने बताया वो थोड़ा डिटेल्ड बताया, हाँ। अलग इन्फॉर्मेशन थी। हाँ। और जो आपने बताया था वो थोड़ा इतिहास को लेके उनके व्यूज कैसे रहे उसको लेके आपने। ठीक है, और पहले इसका प्रेजेंटेशन का अंदाज कैसा था ये बताइए। इनका अच्छा था अंदाज और इन्होंने कॉन्फिडेंट अच्छा था। और इन्होंने सबसे बड़ी बात इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, तो वो चीज़ अच्छी थी। तो ऐसे ही सभी लोग बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आपने जो अभी बोला निधि, कॉन्फिडेंटली बोला है, और यही चीज़ें मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही बोले सबके अंदर। और किसने पढ़ा? और पढ़ा किसने? आपने बर्नी को नहीं पढ़ा मतलब कई लोगों ने? चलिए ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि बर्नी, जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी एक्चुअली में एक मुस्लिम समाज में पैदा हुए थे और उनके जीवन पर एक मुस्लिम का जो फिलॉसफी, संस्कृति, दर्शन, शिक्षा, उनकी शिक्षा भी कहाँ पर हुई थी, मतलब मुस्लिम जो धर्म का जो नॉलेज होता है ना, उनके वो ज्ञाता भी थे, है ना। तो उस नॉलेज के कारण उनके जीवन पर भी उनका बहुत गहरा इम्पैक्ट था। किसका इम्पैक्ट था? मुस्लिम धर्मशास्त्रों का। मुस्लिम धर्मशास्त्रों का। अब जिस इंसान पर जिस धर्मशास्त्रों का प्रभाव होगा तो वो उसकी राइटिंग में दिखेगा, उसके उपदेशों में दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। और दूसरी बात ये भी देखने को मिला कि जो बर्नी जो थे उनको एक्चुअली में जो तार्किक लोग होते हैं, फिलोसफर लोग होते हैं, इनके कांटेक्ट इनको कम मिला। जैसे अभी मैंने बोला कि जो जिस जगह पर रहता है उसके सराउंडिंग का उस पर प्रभाव पड़ता है, तो इनको कोई तार्किक लोग, डिस्कशन के लिए लोग नहीं मिले होंगे। स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज में पढ़ते हैं ना हम लोग, नॉर्मली एजुकेशन लेते हैं, तो इस तरह के कोई कांटेक्ट में कहीं मिले नहीं होंगे शायद। तो कहीं ना कहीं धर्म का रिफ्लेक्शन इनके ऊपर देखने को ज़्यादा मिलता है, धर्म का, क्योंकि इनकी राइटिंग भी अपने आप में बताती हैं कि ये पूरी की टोटली जो है धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। सुल्तान को वो भगवान का रूप बताते हैं कि भाई ये मतलब गॉड गिफ्टेड, मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था है जो सुल्तान है या फिर जो साम्राज्य है, वह पूरा ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। ये नहीं बोलता है कि इंसान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, ये लगता है रिप्रेजेंटेटिव है, ईश्वर ने ही भेजा है, समझ रहे हो, यानी कि अल्लाह ने भेजा है। ईश्वर मतलब हाँ, ये बोलने का मेरा थोड़ा अंदाज ऐसा होता है, अब ईश्वर ने नहीं, अल्लाह ने भेजा है। तो ये धार्मिक रिफ्लेक्शन के रूप में वहाँ पर हमको दिखाई देता है। क्लियर हो गया? और दूसरा
इनका परिवार एक्चुअली में ठीक ठाक फैमिली से थे ये लोग। इनके फैमिली में काफ़ी संपन्नता थी और इनको जो है एक परिवार में बड़ी शुरुआत में तो ठीक ठाक थे, मतलब फिर इनको बड़ी मुश्किल से एक जो शाही परिवार होता है, नहीं राजा शाही जो परिवार होता है, उस परिवार का मदद यानी कि उनको बाद में मिलना शुरू हुई, बहुत लेट, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में उनको ये वाली जानकारी मिली और उनका आश्रय उनको मिला। किसका मिला? मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक का। उनके अंडर में इन्होंने पूरा 17 साल तक काम किया। 17 साल तक काम किया तो इन्होंने उनको सलाह भी दिया, उसके फारसी वगैरह के नॉलेज भी इनको रखते थे, मुस्लिम कुरान वगैरह, पैगंबर, हदीस वगैरह, ये सारा नॉलेज उनको था। तो उनसे वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते, शेयर करते होंगे एक दूसरे को, है ना। तो उनको एक प्रशासन का समर्थन भी उन्होंने किया और बोला कि सुल्तान ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। और सुल्तान को धार्मिक चीज़ों में के अकॉर्डिंगली इसको चलाने की कोशिश करनी है कि रिलीजन के द्वारा ही उसको कंट्रोल करना चाहता है। और चाणक्य क्या करना चाहता था? समझ गए? तो अब देखो मैं यहाँ पर हमेशा सभी थिंकर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि कौन कैसे सोचता है। तो ये क्या करता, धर्म के द्वारा ही पूरे प्रशासन को चलाना चाहता है और इसकी एडवाइस भी देता है, उपदेश भी यही देता है। हाँ नीतिसार में, हाँ कामंदक भी कहीं ना कि धर्म के अकॉर्डिंगली वो भी कराना चाहता है। तो देखो ये सारे थिंकरों का, अब ये सारे थिंकरों को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनको पढ़ने से हमारा दिमाग एक अलग तरीके से सोच पाएगा कि हर दुनिया के हर आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है। जैसे कल हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, अम्बेडकर कुछ अलग सोचता है, गांधी जी अलग सोचता है। तो क्यों हम इसको जब पढ़ेंगे तभी तो सोच पाएंगे, ताकि एक नई नई चीज़ों का आइडिया आएगा। इनोवेशन कहाँ से आएगा? आज परमाणु बम बनाया तो पहले किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, फिर किसी ने कुछ और करने लगा, तो किसी का दिमाग कुछ और डायरेक्शन में चला गया तो उसने एक परमाणु बना दिया। समझ गया मत? या किसी ने मेडिसिन बना दिया। समझ गए? तो ऐसे ही हर इंसान को अलग अलग एंगल से सोचता रहता है। तो ये जो धार्मिक चीज़ों से प्रभावित है, ये पूरा रिफ्लेक्शन के रूप में हमको साफ दिखाई देता है। और कितना गहरा प्रभाव है, कौन बताएगा इसका? कितना गहरा प्रभाव है बताइए, आप बताइए। कितना गहरा प्रभाव धर्म का दिखाई देता है बरनी के ऊपर? ये दिखाई देता है जैसे उसमें जो आपने भेजा पीडीएफ उसमें यही बता रखा है कि उसने राजा को सर्वपरि माना है कि राजा के पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। राजा भगवान का रूप है, अल्लाह का रूप है, ठीक है, हाँ। अल्लाह का रूप है और जो राजा करता है वही सही है। उसको जो उसके कुरान या जो भी उसकी धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार चलना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और राजा को इसलिए मतलब ना अपने जितनी भी बुक रचनाएं की उसमें इन्होंने राजा को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा बढ़ा के बताया है, क्योंकि वो इनके संरक्षण में रहे थे और इन्होंने जो अपने धर्म का कुछ ज़्यादा इसमें बखान किया है, प्रचार किया है। ये उनके उसके साथ साथ रिलीजन का उनके ऊपर इफेक्ट दिखता है। पूरा राइटिंग को सभी लोग, मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है जो उन्होंने इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया है कि इन्होंने सारी चीज़ों को देख के नहीं किया है, अपने रिलीजन के इफेक्ट से इन्होंने जो इन्फ्लुएंस हुए वही ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी है। हाँ वही दिखता है, उपदेश के रूप में भी दिखता है, वही हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उसमें भी यही दिखता है। दोनों जो उनके जो है पहला संस्करण है और दूसरा संस्करण, दोनों में ही सेम चीज़ें रिफ्लेक्शन में दिखाई देती हैं। अब ये इनके पास ऐसा भी कई लोगों ने, राइटरों ने बोला है, इतिहासकारों ने, कि इनके ऊपर इनके जीवन के साथ घटित घटनाओं का भी काफ़ी प्रभाव है। कौन कौन सी घटित घटना है इनके साथ है कि पहले इनको राजाशाही का वो है मिला, आश्रय मिला, संरक्षण मिला राजाओं का। और अचानक जब फिरोज शाह को जब उसमें सत्ता में आया तो उनको क्या करना पड़ा, वहाँ से मतलब जो उनकी सुख सुविधाएं थी वो हनन हो गया उनका, यानी कि तकलीफों और गरीबों में उसको जीवन जीना पड़ा। तो ऐसा दिखाई देता है, कई लोग हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक राजा का संरक्षण में रहता था तो ऐसा लगता है कि उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो यानी कि जब उसको संरक्षण मिल रहा है तो उसको गुणगान कर रहा है, यही कह सकते हैं ना। और जब उसको तकलीफ हुई, है ना, तकलीफ हुई तो उसने अपने स्टेटमेंट को बदलने की कोशिश किया, ऐसा उसकी बुकों में दिखाई देता है। लोग इसके नाम पर भी उसको क्रिटिसाइज करता है।
वो क्यों? और जबकि हिस्टोरियंस कैसा होता है कि जो कि इस तरीके से नहीं करता। हिस्टोरियंस की एक पहली पहचान होती है कि हिस्टोरियंस ऐसा नहीं कर सकता। हिस्टोरियंस की क्या पहचान होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, बताइए। हाँ, निष्पक्ष रहना होता है, फैक्चुअल जो है वही बोलेगा, जो है वही बोलना पड़ेगा उसको, वही उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या मतलब होता है, फिजिक्स है, जो फिजिक्स पढ़ाता है, तो फिजिक्स साक्ष्य मतलब वो पूरा देखेगा वही बोलेगा, कुछ भी ऐसा डाटा नहीं निकाल सकता वो, समझ गए। तो ऐसी हिस्ट्री का भी यही नियम है, आपको जो कुछ है वो आपको रियलिटी में बोलना पड़ेगा। आवाज़ नहीं करना आपस में, कोई आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी हिस्टोरियंस जो है निष्पक्ष होगा। और इन्होंने क्या बोला है, किसने, बर्नी ने ये बोला है, और अपने ही जो है प्रस्तावना में लिखा है, पहले जो संस्करण की बुक है, पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में लिखा है कि इतिहासकार कैसा होना चाहिए, गुण उसके कैसे होना चाहिए, वो गुणों की व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है पहले। और इसमें कहता है कि इतिहासकार की पहचान होती है वो निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखे, है ना। और उसके फायदे क्या हैं ये भी बताया है कि उसके फायदे क्या हैं, इतिहास के क्या फायदे हैं, पढ़ा, तुमने पढ़ा है सर? हाँ, वो पढ़ा था कि क्या फायदे हैं? सर मतलब इतिहास का यही फायदा है कि जो गलतियां कर रखी हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। बहुत सारी सीखने वाली चीजें, जो अच्छी चीजें हैं उससे हम इनहेरिट करें, मतलब उसको ले और आगे उसको यूज करें। हाँ, तो यही बात तो उसने ही बोला है, किसने बोला, बर्नी ने, कि हम इतिहास से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम मार्गदर्शित कर सकते हैं, उनको होने वाली गलतियों से बचा सकते हैं, और उनसे सीख करके हम अपने आप को एक बेहतर बना सकते हैं। तो इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसने ये भी बोला कि इतिहास को जो कुरान है, पैगंबर है, हदीस है, इनको क्या बोला उन्होंने, ये भी इतिहास की श्रेणी में है। मतलब उसकी शुरुआत जो है, इतिहास की शुरुआत बोला है कि ये जो है कुरान से शुरुआत हुई है, यानी कुरान में जो वर्ड लिखे हुए हैं वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब हिस्ट्री के रूप में मानता है। वो हिस्ट्री के रूप में क्यों मानता है? क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि जो कुरान है वो उसमें जो वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं क्या वो रियल में हिस्ट्री है? हमारे वेद हैं, उपनिषद है ना, तो क्या उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उसको हम हिस्ट्री मानेंगे? नहीं मानते, आज नहीं मानते, नहीं मानता। हमारा हिस्ट्री के लोग भी अभी, इतिहासकार बिल्कुल मना करते हैं, बोले कि वेद जो है उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है, वेदों को वैसे हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, हाँ रिलीजियस टेक्स्ट में आता है, ठीक है, वो हिस्ट्री के रूप में नहीं आता है। लेकिन ये क्या कहता है वर्नी, कि ये कुरान जो है हिस्ट्री है। इसके नाम पर जो हिस्टोरियंस हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप कुरान को हिस्ट्री के रूप में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा उसमें ऐसा क्या लिखा, उसमें रिलीजियस लिखा है ना, उसमें जो कुछ बातें ऐसी हो सकता है, कुछ फैक्चुअल अच्छी होंगी, लेकिन ज़्यादातर क्या है, रिलीजियस ही भावनाएं रखी है ना उसके अंदर, तो उपदेश है, नियम कानून है, हिस्ट्री कहाँ से हो गया, है ना। तो इसके नाम पर जो हिस्टोरियंस हैं उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये बात सोचने वाली बात है कि बर्नी ने उस टाइम पर अपने आप को ऐसा क्यों सोचने के लिए मजबूर किया कि कुरान जो है क्या है, हिस्ट्री है, ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया होगा? क्योंकि वो धार्मिक, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से धार्मिकता को देखा था, वो धार्मिक चीजों को हर चीज करते थे, अपने धर्म से इन्फ्लुएंस होके। हाँ, हर चीज को सुल्तान को धर्म, एक बोलेगा पहले, चलो तुसी का आप बोलो, वेरी गुड, अच्छा बोला, सही बोल रहे हो, बोलिए। सर इसमें इनके हाँ हाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि वो स्टार्टिंग से उन्होंने अपना जो एनवायरनमेंट था वो सारा धार्मिकता के अंदर देखा गया था। हाँ हाँ और जब वो राजा, मतलब जब वो उनके पास गए थे, जो जी वगैरह थे जिनके पास वो गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी एनवायरनमेंट वगैरह सारा धार्मिकता के उससे ही देखा और उन्होंने उनको भगवान बताया। हाँ, तो इसका मतलब उसका दिमाग ही एक अलग वे में चल रहा है। जो इंसान सुल्तान को ईश्वर का रूप बता देगा, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन पूछिए मैंने। जैसे कि हिस्टोरिकल हम टाइमलाइन देखते हैं, वो बिफोर क्राइस्ट और वो क्या कहते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट देखते हैं और वो देखते हैं एडी वाली देखते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बाइबल वाली है। तो इसे मतलब सिर्फ इसी टाइमलाइन को एज हिस्ट्री क्यों कंसीडर किया गया कि मतलब जीसस के बर्थ से पहले, क्राइस्ट के बर्थ से पहले
अच्छा अच्छा ईसा मसीह वाला ही टाइम पीरियड कंसीडर क्यों किया गया? वो एक रिलीजन से आया है देखा जाए तो। हाँ, ये एक्चुअली में ये भी एक बड़ा, इसका आंसर बड़ा मुश्किल है, हर आदमी के पास जवाब नहीं हो पाता ऐसा। हाँ सोचा, अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने अब सोच लिया, हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में बता दूंगा या फिर अगली कोई जब भी क्लास होगी उसमें बताऊंगा, लेकिन आई विल इन्फॉर्म यू। एक्चुअली होता क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी अपनी समझ कहती है, एक्चुअली तो मुझे नहीं मालूम इसका, लेकिन मैं आपकी समझ बताऊँगा। क्योंकि ईसा मसीह जब आए हैं ना, तो वहाँ से एक सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ है। इधर अपना इनका जो नॉलेज हुआ होगा या इनका साइंस का इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट इनका आया होगा, तो इसके हिसाब से उसको वेरिएशन करने की कोशिश किया उन्होंने कि ताकि इस टाइम को कैसे चेंज किया जाए। कुछ कारण है इसके ये भी पीछे। हो सकता है कि जैसे मुझे ईसा मसीह के बाद वाले जो टाइम पीरियड का है उसमें ना सारी चीजों को लिख के रखा जाने लगा। हाँ हो सकता होगा, तो वो जब करेक्ट जब वो लिख के रखने लगे क्योंकि तो राइटिंग आ चुकी थी, ये बात भी बोल सकते हैं। क्योंकि बुद्ध जब पैदा हुए थे उस टाइम पर हो सकता है हमारे पास रिटर्न चीजें नहीं थी, ये समझ रहे हैं आप बात? बस ये भी हो सकता है बीसी वाले टाइम पीरियड में भी तो हमें रिटर्न रिपोर्ट। नहीं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये उधर के, राइटिंग में चेंज हुआ था उस टाइम, हाँ। और जितनी भी घटनाएं होती थी उनको डेट के साथ लिख के रखा जाता था। हाँ, तो ईसा मसीह के टाइम से ऐसा, क्योंकि ईसा मसीह का जो घटना है एक जैसे बुद्ध की घटना थी अपने टाइम पर, महावीर की घटना थी, ये सी भयंकर बड़ी घटना थी। क्या थी? समझ रहे हो? एक जीवन में काइंड ऑफ रिवोल्यूशन था ना, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन। ब्रिटिशर्स ने भी मोस्टली सब जगह राज करा, उनका भी जो नहीं, religion था ना, क्रिश्चियन था। सर हमारा कैलेंडर भी तो उसी हिसाब से, पूरी दुनिया में कैलेंडर भी तो वही चल रहा, तो इस वजह से भी वो इफेक्ट कर सकता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो इसी को एडिट करने के लिए भारत सरकार ने हमारे इंडिया में बड़ा चेंज किया, अभी BCE कर दिया उसको। पहले ईसा मसीह लगाते थे ना, तो उसको हटा दिया है ना, BCE बिफोर इरा कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा कर दिया ना उसको चेंज करके, इसी बात को हटाने के लिए कि बस उसके हिसाब से हम अपना टाइम पीरियड क्यों डिसाइड करें। समझ गए? तो ये बात आपने भी बड़ा अच्छा बोला। क्या बोला अभी? उनका जो रिलीजन था वो तो क्रिश्चियनिटी थी, और उन्होंने मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे उन्होंने राज करा है, तो इसी वजह से हमारा कैलेंडर भी उससे इन्फ्लुएंस्ड है, हमारा टाइमलाइन बिल्कुल। इसीलिए हमें उनके बारे हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि पूरी दुनिया में, तो पहली बात तो ये है, ये भी ये 2 कारण दिखाई दे रहा है मेरी जो समझ में आ रहा है, मुझे 2 कारण समझ में आ रहा है। एक तो बुद्ध के बाद में एक सबसे बड़ी रिवोल्यूशन यही था, बुद्ध और महावीर के बाद में एक बड़ा रिवोल्यूशन था इधर जो है ईसा मसीह वाला। अब हो सकता है कि उस घटना को लोगों ने एक रिकॉर्ड कर लिया होगा, अपनी लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारी डेट टाइम जो चलता था, भारत वाला सिस्टम जो था, उसको उनको थोड़ी ना मालूम था। ईसा मसीह के लोगों ने, उनका अपना टाइम टेबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अब वो बाद में जाकर के जब पूरी दुनिया पर साम्राज्य कर लिया और इनका पावर एम्पायर ज़्यादा बढ़ गया, रोमन साम्राज्य इन्होंने बढ़ा दिया था, पता है कि नहीं? मेजॉरिटेरियन हाँ, तो इनका जो साम्राज्य ज़्यादा फैल गया था, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आदमी ज़्यादा पावर में आ जाता है तो अपने डेट्स को और कई चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली भी करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक कारण है इसके पीछे, थोपता है ना। तो ये थोड़ा डिबेट है, मतलब बड़ा अलग क्वेश्चन है। बहुत सारे ड्राइंग जिसका मीनिंग पता नहीं था, जैसे हम देखते हैं मेसोपोटामिया के अंदर भी क्या पता है ऐसा हो, हाँ, हाँ, हमें हाँ, हाँ। मीनिंग नहीं पता वो ड्राइंग किस लिए कर रखा है। तो इसमें मतलब कि कह सकते हैं जो ईसा मसीह के बाद वाला हो उसके अंदर बताएगा कि ये ड्राइंग इसके लिए है, इसके लिए है, मतलब चीजों को बताना करेक्ट किया होगा। ये मतलब जैसे कोई मछली का चित्र है, हाँ, हाँ। तो हमें पता है कि ये मछली है अभी, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था। हाँ, हाँ। तो हो सकता है उनके बाद जो उनके जन्म के बाद जो बताया गया हो, लिखा गया हो कि ये जो ड्राइंग है इसलिए है, इसलिए, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग जो ड्राइंग करके बता देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो। करेक्ट। तो अब हमारा क्वेश्चन कहाँ चल रहे थे? जियाउद्दीन पर, कि जियाउद्दीन का दिमाग ऐसे क्यों सोचता था कि भाई ये जो है सब कुछ ईश्वर के द्वारा जो है कंट्रोल हो रहा है, और उसकी कुरान, क्योंकि आस्तिक रूप था, वो धार्मिक आदमी था, और एक साइंटिफिक चीज़ों पर विश्वास नहीं था। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि जो भी आदमी तार्किक है, फिलोसफर है, लॉजिकल पर्सन है, उसको मार दिया जाना चाहिए। सर तो हिस्टोरियन को तो लॉजिकल ही होना चाहिए, तो एज अ हिस्टोरियन भी ऐसे पे कंसीडर। यही तो क्वेश्चन है लोगों का। हिस्टोरियन से ही तो कह रहे हैं भाई, तुम अपनी इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हो कि हिस्टोरियंस निष्पक्ष होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, मतलब
लॉजिकल बातों को अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने ही प्रस्तावना में बर्नी खुद लिखता है ना। और ये सब कहने के बाद लास्ट में क्या कहता है कि जो लॉजिकल आदमी है उनकी हत्या कर देना चाहिए। वो धर्म की बात करता है। तो हिस्टोरियन से यही तो कहते हैं कि भाई आपका तो कुछ समझना, आपको समझना ही बड़ा मुश्किल है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका दिमाग कैसे कंट्रोल हो रहा है। क्या हाँ बिल्कुल कंफ्यूज है। कई लोगों ने पागल बोला है, नहीं उन्होंने ये बोला है कि इनका दिमाग जो है पागल टाइप आदमी है, ये भी बोला है। किसी हिस्टोरियंस ने कहा है, इसको ऐसे बोलने की कोशिश किया है कि भाई इनके रीड कर किताबें पढ़ते हैं ना लोग, तो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता। हम हिस्टोरियंस इसको माने नहीं माने, कभी धार्मिक बातें करता है ना, कभी धर्म से प्रभावित होता है। तो इस तरह से लोग अलग अलग जो है कहते हैं। हाँ ये अपने, हाँ ये भी है, काफिरों को मार दिया जाए, जो धर्म के खिलाफ जाए उसको मार दिया जाए, हाँ जो हमारे चीजों को फॉलो ना कर रहा है तो उसको मारना चाहिए। हाँ ये बोला है उन्होंने काफिरों को बड़े पदों पर नहीं रखना है। क्या ना, काफिर का मतलब होता है जानते हो कौन, क्या होता है काफिर? हाँ नॉन गैर मुस्लिम्स जो होते हैं। हाँ जिम्बिया कुछ ऐसा वर्ड बोला है उन्होंने इसके लिए। नहीं ये जिम्बिया एक वर्ड है एक्चुअली में, इधर मैंने हाँ जिम्मी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बताता हूँ अभी आएगा इधर। तो धर्म पर एक सेकंड अभी, हाँ ठीक है इसको देख लेना। जिम्बी ही कुछ ऐसा कुछ वर्ड है, मतलब काफिर है ना। तो हाँ वही मतलब है ना कि जो गैर मुस्लिम बोलेंगे ना तो अच्छा उनको बोलते हैं। हाँ काफिर काफिर काफिर। उन्होंने इसी के संबंध में एक लाइन बोला है, सुनो अब ध्यान से पढ़ाए अभी क्लियर हो जाएगा। उन्होंने ये बोला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर होकर और वो लॉजिकल है, दार्शनिक है, जो हमारे ही कुरान और हदीस और शरिया की सिद्धांतों पर क्वेश्चन करता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। समझ गए? और ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। और ये उन लोगों से ज़्यादा डेंजरस है जो कि नॉन हमारे धर्म से अगेंस्ट है। तो क्या कहना चाह रहा है, मतलब वो बर्नी ये कह रहा है कि जो मुस्लिम है धर्म से लेकिन उनके ही सिद्धांतों को अपने लॉजिक तर्क के आधार पर क्या करना चाहता है, क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज करता है। उसी कम्युनिटी में पैदा हुआ, उसी को जीवन जीता है और उसी को क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसे आदमी को क्या बोला उन्होंने, काफिर भी बोला। और इनको ये भी बोला कि ये बहुत ही डेंजरस लोग हैं, वो आउटसाइडर है ना, उनसे ज़्यादा डेंजरस ये लोग हैं। क्यों बोला ऐसे? और इसके अलावा ये भी बोला कि ये तो हैं जो भी लॉजिकल हैं, तार्किक लोग हैं, या जो हमारे कुरान और शरिया इन पर कोई क्वेश्चन करता है, तो ऐसे लोगों को मार देने में कोई बुराई नहीं है। हत्या भी बंद किया जाना चाहिए। सुल्तान को ये पावर है, मतलब वो देना चाहता, सुल्तान करे या ना करे वो उपदेश दे रहा है, तुम इनको हत्या भी कर सकते हो। क्या जैसे जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग और कोई जो नहीं पढ़ता, तो क्या पता वो दूसरों को उस नजर से देखते हैं हम कर रहे थे वो भी करें। तो क्या सेल्फ दिमाग वर्ड का कहाँ से चल रहा है, कुरान से चल रहा है ना। दिमाग मतलब धार्मिक है ना उसका, तो उसको एक्चुअली में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के द्वारा हो रहा है। लेकिन उसमें इसी के नाम पर तो लोग इससे हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई आप इतना जो है दूसरे जो आदमी लॉजिकल है तो आप उसकी हत्या कर दो, जो दार्शनिक लोग है उसकी हत्या कर दो। दार्शनिक और लॉजिकल में क्या फ़र्क होता है, कौन बताएगा? हाँ दोनों में इंटरप्रिटेशन कौन दे सकता है, बता सकता है कोई? दो वर्णों को मतलब गहराई में समझना है, पता है? हाँ बोलिए, जो भी अपना लग रहा है वैसा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। जो तार्किक है उसमें हम बुद्ध को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फैक्चुअल बातें बताते थे कि लोगों को मतलब जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो
तो लॉजिकल मतलब ये हो गया कि वो लॉजिक का ही एक कैलकुलेशन दिमाग में लगाएगा, एक माइंड मैथमेटिकल टाइप का ही रहता है वो, तो उसी हिसाब से वो दिमाग लगाएगा, उसके आउटपुट जो निकलेगा इस टाइप से माइंड काम करता है, तो उसको लॉजिकल बोलेंगे, तार्किक आदमी। होगा ना वो बहुत आदर्शवादी होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो लॉजिकल है ना वो रियलिटी होगी, वो रियलिटी होता है, वो रियलिटी बेस्ड है। और फिलोसफर क्या होता है? वो दर्शन दे रहे हैं, वो दर्शन दे रहा तुम, वो एक नया दर्शन भी दे सकता है। क्या कर सकता है? अभी मान लो 100 दर्शन हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है, देख करके समझ में आ रहा है, वो एक नया 101 दर्शन दे दिया उसने। क्या दे दिया? 101 बना दिया उसने। तो क्या होगा कि नया चीज कर सकता है। तो दर्शन एक अलग तरीके हो सकता है कि 101 को वो क्रिटिसाइज भी कर सकता है, समझ गए? तो ये फिलोसफर की कैटेगरी होती है। तो अब जो आदमी फिलोसफर होगा वो कुरान को क्रिटिसाइज कर देगा, वो हदीस को क्रिटिसाइज कर देगा। तो इसलिए वो क्या कहता है? बर्नी, इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों क्रिटिसाइज कर सकता है। लॉजिकल आदमी भी क्रिटिसाइज कर देगा, जहाँ उसको गलत चीज़ दिखाई देगी तो तुरंत कुरान को भी क्रिटिसाइज कर देगा और हदीस को भी कर देगा। हाँ? इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो भी फिलोसोफर है या जो लॉजिकल इंसान है उसको एक्सपेल कर देना चाहिए। हाँ, वही अपने, वो एक्चुअली सुल्तान को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। और जो भी साम्राज्य चल रहा है खलीफा को मानता है वो, और वो क्या कहता है कि जो भी साम्राज्य चल रहा है वो अल्लाह की देन से चल रहा है, और सुल्तान उस अल्लाह के जो कर्म है, मतलब जो अल्लाह के द्वारा जो डिज़ाइन हमारे लिए किया गया है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, समझ रहे? तो अब वो नहीं चाहता है कि उसके रास्ते में कोई बाधा पैदा हो। रास्ता कौन बाधा पैदा कर रहा है? फिलोसफर। कौन कर रहा है? फिलोसफर, तार्किक लोग। तो उनको क्या कर दो? वध कर दो। ठीक है? तो मोस्टली जो फिलोसोफर्स या थिंकर्स पुराने टाइम में भी और अभी भी रहे, मोस्टली बहुत सारे जो अपने धर्म से इन्फ्लुएंस होते ही हैं, मोस्टली ऐसे होते। अब जैसे कामंतक ने नीति सार लिखी थी, उनका भी यही सेम था। और मोस्टली जैसे हम भी हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, हम भी उसी के बारे में ही लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा होगा। हाँ, होता है, ऐसा होता है, होता है। उसका इन्फ्लुएंस दिखेगा। वो क्यों दिखता है? लेकिन एक बात बताऊं, जो जितना हाईली लॉजिकल होगा, लॉजिकल इंसान कोई ना कोई धर्म में तो पैदा होता ही है। कोई इलॉजिकल धरती पर जितना भी दुनिया में, डार्विन है लॉजिकल आदमी है, तो कोई ना कोई धर्म में तो पैदा होगा ना। मुझे धर्म नहीं मालूम उसका, लेकिन मुझे लगता है क्रिश्चियन ही होगा या ईसाई होगा, आज क्या बोलते हैं, यहूदी होगा, मुझे नहीं, आपको मालूम है किसी को? नहीं है ना? तो जो भी मुझे लगता है ईसाई होगा। लेकिन वही आदमी ने क्या कर दिया? ईसाई को क्रिटिसाइज कर दिया। गैलीलियो कौन था? क्रिश्चियन ही होगा मुझे लगता है। गैलीलियो ने क्या किया? पूरे उनके धर्म शास्त्रों को, ईसाइयों के जो मिशनरी लोग थे, ईसाइयों को जो माइंड सेट था, उसको ही कोलैप्स कर दिया। अगर कोई लॉजिकल इंसान होगा उसे कोई क्योंकि एक चीज एक्सट्रीमली गुड नहीं हो सकती ना ही एक्सट्रीमली बैड हो सकती, तो जब कोई भी शॉर्टकमिंग होगा तो उसको क्रिटिसाइज पहली, हाँ, एक दूसरा, पहली बार हर इंसान लॉजिकल होना आसान नहीं है। हर कोई साइंटिस्ट होना आसान नहीं है। हर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बन सकता, हर कोई गैलीलियो नहीं बन सकता, डार्विन नहीं बन सकता। ये ब्रेन, हाईली ब्रेन का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो लॉजिकल होना मतलब बड़ा काम होता है। तो जो आदमी लॉजिकल होगा उसको धर्म त्यागना पड़ेगा, इस सारी दुनिया से उठना पड़ेगा, दुनिया के सारे धर्मों से उठना पड़ेगा उसको। वो वही धर्म मानता ही नहीं हो। धर्म मानेगा मतलब एक नैतिकता के रूप में मानेगा। वो क्या मानेगा? पर्सनल यूज के लिए मानेगा। उसका प्रभाव एक हाईली रेशनल आदमी पर धर्म का प्रभाव जीरो होता है। ऐसे साइंस में होता है ना, एक साइंस में कुछ चीज़ अब आउटर साइड चीज़ों को सबको रिजेक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से जो जितना भी लॉजिकल पर्सन होगा, आइंस्टीन, डार्विन, गैलीलियो, दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आप देखेंगे, धर्म का कहीं प्रभाव आपको उसके ऊपर नहीं दिखेगा। वो किसी न किसी धर्म में जरूर है। बच्चा जो होगा वो धर्म में तो है ना कहीं न कहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी किसी धर्म में है। सर लेकिन बर्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखता है, उन्होंने जितना कुछ लिखा पूरे अपने धर्म से इन्फ्लुएंस। हाँ हाँ, ये तो बोलते ही हैं।
तो उनको कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हिंदू विरोधी था, या हिंदू विरोधी कह सकते हैं, या फिर जो दूसरे और जो मुस्लिम के अलावा दूसरी भी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका विरोधी था एक्चुअली में। वो ये नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये पावर, निम्न वर्ग में उसकी कैटेगरी ये था, मुस्लिम के अंदर भी निम्न वर्ग है, क्योंकि निम्न वर्ग को वो निम्न कुल जिसको बोलते हैं, निम्न कुल जो गरीबी में रहा है या फिर कोई जातीयता होगी या उनके अंदर कुछ और भी है। निम्न कुल का मतलब गरीब है जिसने वो राजशाही सिस्टम को ऑपरेट नहीं किया है। अब जैसे कोई मिनिस्टर है, राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा प्रिंस राजकुमार कहलाता है। तो राजकुमार तो क्या होता है, राजा की मतलब गद्दी पे बैठा नहीं है, लेकिन पूरा अनुभव तो है ना उसको कि राज कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या बिहेवियर होता है, कैसे मंत्रियों से बात की जाती है, तो पूरी साइकोलॉजी को समझता है ना। अभी सिंहासन पर बैठा नहीं है। तो उसका ये भी कहने का मतलब है कि जो निम्न कुल के लोग होते हैं उनके अंदर लालच होता है, समझ गए, या उसको हम किसी बड़े पद पे बैठा देंगे तो उसको हो सकता है पब्लिक को डील नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ मानता था उसका कि डील नहीं कर पाएगा, या ये लोग आकर के जब बड़े पदों पर आ जाएंगे तो ये लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। वो नहीं चाहता था कि सुल्तान की जो सरकार है वो भारत में जो सुल्तान चल रहा था, सल्तनत काल चल रहा था, ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए, डिक्लाइन ना हो जाए। और इसके लिए निम्न कुल के लोगों को आप ज़्यादा अपॉइंट करेंगे तो यही लोग तुम्हारे लिए बर्बादी का कारण बन जाएंगे, समझ गए, तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेंगे। तो इसलिए उस हमेशा सुल्तान को उपदेश देता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उच्च कुलों के लोगों को अपॉइंट किया जाए और निम्न कुलों को दूर रखा जाए, वरना अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या आप एक गलती करेंगे तो आपका साम्राज्य जो मुस्लिम साम्राज्य है, सल्तनत काल है, ये कोलैप्स हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, समझ गए। और कौन सा पॉइंट, हाँ, अब फिलोसफर की एक अच्छी लाइन में बोलने वाला हूं कि जैसे आपने चारवाक का नाम सुना होगा, चारवाक नहीं, चारवाक बुद्ध फिलोसफर, चारवाक है, बुद्ध है, महावीर है। तो चारवाक एक नास्तिक किस्म का आदमी है। ये भारत का पहला फिलोसफर है जो टोटली नास्तिक है। क्या है, मटेरियल भौतिकवाद पर फोकस करता है, भौतिकवाद पर फोकस करता है। भौतिकवाद क्या होता है कि फालतू की जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है ना, दार्शनिक जो आदर्शवाद होता है उस पर नहीं चलता है। वो कहता है कि जितना जीवन में ज़रूरी है उतना ही करना है, और एक फालतू की चीज़ों में वो नहीं पड़ता है, नहीं लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करता है, तर्कशास्त्री है। और ये करीब 350 साल पहले का पुराना आदमी है, लगभग बहुत पुराना है, बुद्ध से पहले के उसको लोग मानते हैं, है ना। तो अब ये बताइए कि उस टाइम पर हमारे भारत में तो तार्किक भी थे, धार्मिक भी थे, वेदों को मानने वाले भी थे, बुद्ध जैसे लोग भी थे, महावीर जैसे भी लोग थे। हमारे भारत में तो कई प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही थी, समझ रहे। तो यानी क्या कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो समय के साथ में हर इंसान, जो आदमी अपने हिसाब को ढालता है, समझता है, या वहाँ की सरकार उसको मौका देती है, प्रोटेक्शन देती है, तो विभिन्न प्रकार के विचार हमारे पास आते हैं। लेकिन वर्णी इस तरह के विभिन्न विचारों को रोकना चाहता है। क्या करना चाहता है, क्योंकि जब वो सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, वर्णी के हिसाब के उपदेशों का अगर पालन हो जाए पूरी तरीके से, तो उस टाइम पीरियड पर क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, बताइए क्या हो सकती है। सल्तनत काल में पूरा जैसे मुस्लिम शरिया से सब कुछ चलना चाहिए, है ना। शरिया क्या कहता है, हदीस क्या कहता है ना, और कुरान क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंगली ही पूरा साम्राज्य को चलाना है। उस कंडीशन में हालात क्या होंगे, बताइए आप, क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या कल्पना ही करना है आपको, क्या करना है, कल्पना ही करना है, क्या हो सकता है। हाँ, यानी कि लॉजिक को किल किया जाएगा, बाहर के अलग विचारों होंगे उनको दमन किया जाएगा, यही मतलब है ना। हाँ, दूसरे जो विचार होंगे उनको क्या किया जाएगा, दमन किया जाएगा। उस विचार में विज्ञान का विचार हो सकता है, गैलीलियो जैसे लोग मारे जाएंगे, क्या समझ गए मेरी बात को। लॉजिकल आदमी माने जाएंगे, जो नई दुनिया में नया डायरेक्शन में सोचने की जो जिसके पास पावर है उसको दमन कर दिया जाएगा। तो कौन सा शासन अच्छा होता है आपकी नज़र में, क्या लगता है,
दमन करने वाला शासन अच्छा होता है? कोई भी धर्म का, मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं कभी भी, अब मेरी पढ़ाने के अंदाज में देखना, मुझे धर्म से कोई लेना देना, किसी से मतलब नहीं है, मैं तो एक लॉजिकल बातें करता हूँ, अपने अंदाज में बातें कहता हूँ, समझ गया मेरी बात को? तो कोई भी धर्म जो किसी एक आइडिया को दबाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहा है ना देश को। आप दूसरे टैलेंट को मार रहे, धर्म के नाम पर मार रहे। रेशनल आदमी है, कुछ अपनी बात को कहना चाहता है तो आप उसको समर्थन नहीं देंगे, आप उसको फेलोशिप नहीं देंगे। और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? टैलेंटेड आदमी है उसको रिसर्च में ले जाइए, उस पर कोई बोलिए कि चलो आप कुछ बनाइए, लेकिन उसको लग रहा है आपका तो आइडिया गलत है, तो उसको ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ना कोई लोग सपोर्ट करेंगे। और दूसरा अलग ये भी बोल रखा है कि जो आदमी ज़्यादा दिमाग लगाए या लॉजिकल बातें करे तो हमारी लग जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगी खतरा हो सकता है तो उसको मार भी दो। समझ गए ना? तो ये तो इसका मतलब तो एक हम लोग उन्नति से नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी धर्म की सरकार हो, इस दुनिया में आगे वही आदमी बढ़ता है जो फ्लेक्सिबल रखता है। क्या रखता है? फ्लेक्सिबल। कोई नया आइडिया आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, उसको सुनो, सुनने की क्षमता अपने पास होना चाहिए। लेकिन बर्नी इसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है, समझ गए? इसलिए इसको हिस्टोरियंस भी लोग मानते नहीं हैं, उसको जो है विरोधी भी मानते हैं, हिंदू विरोधी भी मानते हैं, तो सनातन विरोधी मानते हैं। ये पॉइंट हो गया। इतिहास के संबंध में बर्नी की अवधारणा, ये लगभग आपको पता चल गया। इतिहास के संबंध में बर्नी की धारणा क्या थी? एक टॉपिक हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप जल्दी जल्दी मैं बता इसको कंप्लीट कराऊंगा। इतिहास के संबंध में बर्नी की धारणा क्या थी? कि इतिहास इंपॉर्टेंट है, यही बोला। इतिहास इंपॉर्टेंट, इतिहास के बारे में लोगों ने अलग अलग तरीके से बोल रखा है कि इतिहास जो है ये खुद जो है अपनी बातों को ही अलग अलग संकट में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, और इसका जो है परिस्थितियों पर इसका परिस्थितियों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव है। परिस्थितियां मतलब गरीबी और अमीरी, समझ गए? तो ये सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हैं। उनकी जो फेमस बुक है जिसको हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है? तारीख फिरोज शाही, बिल्कुल। और दूसरी बुक का नाम जो संस्करण होकर के दोबारा बनी, पताका, हाँ पताका और तारीख, बिल्कुल सही बोला। अब बर्नी के लेखन, अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, एक सेकंड हो गया। पृष्ठभूमि, एक टॉपिक है मान लो पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? पृष्ठभूमि, जैसे हम कोई आंसर लिखते हैं तो पृष्ठभूमि लिखेंगे। पृष्ठभूमि के अंदर क्या क्या आ सकता है? इंट्रोडक्शन तो पहला हो गया, इसमें हमारा देखो इसका जो है पैटर्न दिया हुआ है, प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, बर्नी की रचनाएं, इतिहास के संबंध में बर्नी की अवधारणाएं, बर्नी के लेखन में ऐतिहासिक तथ्य या पक्षपात, बर्नी की राज्य संबंधी अवधारणाएं, बर्नी के लेखन में समय तथा कालक्रम की अवधारणाएं, बर्नी शास्त्री के रूप में, बर्नी के विचारों में तर्क तथा तार्किकता, बर्नी की उच्च कुल तथा निम्न कुल की अवधारणाएं, बर्नी के लेखन में धर्म तथा इतिहास। तो अब जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इंट्रोडक्शन में तो नॉर्मली आप सबके बारे में लिखेंगे कि उसका क्या है क्या नहीं है। अब पृष्ठभूमि के अंदर क्या हो जाएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह थे, कौन से धर्म का था, हल्का सा इसमें यही लिखेंगे आप, इसको देख लें। मैं फिलोसॉफिकल चीज़ों पर जाऊँगा, आगे दूसरा पढ़ते हैं। इतिहास के संबंध में बर्नी की अवधारणा, ये आपको लगभग जो मैंने आज एक्सप्लेनेशन दिया है उससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, बर्नी के लेखन में ऐतिहासिक तथ्य पक्षपात, ये भी लगभग क्लियर हो रहा होगा। वो पक्षपाती था या नहीं था? कैसे पता चला था? कैसे पता चल रहा है? बताइए बताइए, कैसे पता लग रहा है आपको कि पक्षपाती है? बोलिए, क्या नाम क्या है? रिमसा, वेरी नाइस, अच्छा बहुत बढ़िया। आप तो ऑनलाइन भी आते हो क्लास में कभी? नहीं आते हो? कौन आता? रीमा आती है, रीमा कहाँ है? अच्छा ये रीमा है।
क्या बात है, देखो तुसी का देखो यार, वेरी गुड। श्योर, कोई बात नहीं, ये वाला चाहिए मुझे ये सही माइंड सेट स्टूडेंट का चाहिए कि दूसरा उत्सुक रहे कि सर आई वांट टू से समथिंग। बोलिए। सर जो दिन गणनी था जो ये लिखते हैं ना, ये मतलब जिस भी राज्य के बारे में इन्होंने लिखा उसके अच्छे पॉइंट्स बताए थे इन्होंने। मतलब जिस राज्य से रिलेटेड ये लिख रहे ना उसकी बुराइयां कभी नहीं बताई इन्होंने, हमेशा उसकी अच्छाई बताई। तो इस तरीके से मैं कह सकती कि पक्षपात नहीं सर, बुराइयां बताई। बुराइयाँ ही बताइए। जैसे ये मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण दिया था तो उसके बारे में अच्छा लिखा, फिरोज शाह ने हटा दिया तो उसके बारे में कुछ। हाँ हाँ सर मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कर दिया। हाँ जब तक ये राजशाही में खुश रहे, जब तक उनकी अच्छाई करी सब करा, और जैसे वो वहाँ से निकल गए तो उनकी बुराई वगैरह मतलब उनको क्रिटिसाइज करने लगे। अच्छा, ऐसा लगा। पक्षपात पे वो भी इनके बायसनेस ही होगी ना। हाँ हाँ और ये जो सदा कहते हैं रिलीजन को भी लेकर पक्षपात करते हैं, ये अपने रिलीजन को ज्यादा वो बढ़ावा चढ़ावा देके तो पक्षपात दो तीन, अभी तो मैंने जो डिस्कस यहाँ पर कर रहा था उसमें 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही निकले ही रहे हैं कि एक तो उनका पक्षपात तो अपना खुद के धर्म को लेके चल रहा है, क्योंकि धर्म दिमाग में चल रहा है पहले से ही, जन्म से ही चल रहा है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके राइटिंग में आप दे रहे हैं, सुल्तान को पावर दे रहे हैं पूरे, और दूसरे कह रहे हैं जो लॉजिकल आदमी उनकी हत्याएं कर दो। तो इससे तो यही लग रहा है कि आप पक्षपाती है, देख रहे हैं? सर वो उसने निम्न और कुलीन वर्ग को भी लेके पक्षपात कर रहे हैं कि जो कुलीन वर्ग है हाँ। उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो पक्षपात वहाँ पर भी हो रहा है। कुलीन है, अरे जो निम्न है उनको पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, वो हाँ। सिर्फ राजा की सेवा करने के लिए ही होते हैं। ऐसा काम करने के लिए कौन होते हैं काम करने के लिए? निम्न वर्ग निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो नहीं ऐसा नहीं है, काम करने तो उसमें लिखा है कि लिखा है? मतलब राजा हाँ। की सेवा के लिए, मतलब ऐसा हाँ हाँ वो तो ठीक है। हाँ ये तो उन्होंने बोला है कि नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनको उस पदों पे भी नहीं रखा जाएगा, सिर्फ जो कुलीन वर्ग है, जो एलिट क्लास है, बस उनको ही रखा जाएगा। हाँ उनको ही रखा जाएगा। ऑफिशियल मिनिस्टर तो इनको ऐसा क्यों घृणा हो गई थी? ऐसी क्या बात थी कि भाई वो निम्न वर्ग को ऊपर की उच्च पदों पर नहीं रखना चाहता है? ऐसा क्या माइंड में चल रहा था, क्यों उसकी वो वकालत कर रहा है कि इनको नहीं रखना चाहिए? सर जैसे अभी आपने बताया भी था कि फिर वो मतलब लोगों के बारे में सब लोगों को नहीं सोचता सर है। जैसे वो उन्होंने मतलब कि वो तुगलक के काल में रहे थे, तो वो एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो उच्च पद पे थे, तो देखा होगा कि वो उनसे मतलब कि उसी के अंदर बहुत सारे लोग जो है जो निम्न पदों पे हैं, तो उन्होंने एक प्रक्रिया देखी होगी। हाँ ये बात, क्या बात है, सनुआ का पॉइंट सही है, अपना खुद का अनुभव लगाया इसने। देखो कितना अच्छा पॉइंट निकाला उसने, क्योंकि जो इंसान जिस पद पर रहता है, जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, उस अधिकारी तो नीचे निम्न वर्ग के लोगों को देख रहा है, उनका एक्ट देख रहा है, उनको कभी हमने थोड़ा लिबर्टी दिया तो उसका रिएक्शन बदल गया। जैसे एक अफसर है, अफसर ने एक छोटे आदमी को दोस्त बना लिया तो वो अलग ही टाइप का रिएक्ट करने लगा, समझ गए? तो क्या उसका माइंड की साइकोलॉजी उसको मेंटेन कर पाएगी? नहीं हो सकता है इसका भी असर हो, क्योंकि उसका तो जीवन एक दरबारी के रूप में था ना, बड़ा पदों पर बैठा था वो तो राजाओं को सलाहकार था ना, एक्चुअली में बड़ा आदमी था वो, तो बड़ा आदमी था, तो हो सकता है कि उसने इस कारण से भी ये भी एक प्रभाव हो सकता है कि भाई ये ऐसा क्यों सोचता था, उसको ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि जो है निम्न कुलों के वालों निम्न कुल के लोगों को वो बड़े पदों पर, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो बुद्धिमान नहीं है? क्या अम्बेडकर तो निम्न कुल में पैदा हुए थे, वो दुनिया का महान विद्वान कैसा हो गया? तो यार तो बरनी फैल है ना, है या नहीं है बताइए? तो इसका आप मौका देंगे, स्कूल में भेजेंगे, पढ़ने लिखने देंगे, तो वो भी कल जाकर इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इसका मतलब तो आप उनको पूरा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं कि ना तो आप मौका देंगे, ना उनको मौका मिलेंगे, और ना ही वो आगे जाकर बढ़ेंगे। तो आपने सारे रास्ते उनके बंद कर दिए। तो ऐसे भाई आपको घृणा क्यों है? तो इसका कारण उनको ये भी लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ही प्रमोशन देना चाहते हैं, है ना, ताकि दूसरे लोग उसमें ज़्यादा एंट्री ना करें। और उसका कारण यही बता रहे हैं कि ये जो है लोग विद्रोह कर देंगे, इनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। इससे हमारे एम्पायर को हमको बचाना है, साम्राज्य को बचाना है, और साम्राज्य को बचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो कुलीन वर्ग के लोग ही निभाएंगे। ये पक्षपात दिखता है। और इसमें ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं है इसके अंदर? इस बुक में ऐतिहासिक तथ्य दिखाई देते हैं, नहीं दिखते? नहीं, कुछ कुछ जैसे बलवान है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके जीवन के, उनकी घटित घटनाओं को एक्सप्लेन भी करता है वो। हाँ, अलाउद्दीन खिजली का
मार्केटिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है, तो हिस्ट्री तो पता चल रही है इनके टेक्स्ट से, हाँ। ऐसा नहीं है बस ये इनके टेक्स्ट में इनका रिलीजन के ज़्यादा influence है। हाँ, तो आवाज़ नहीं करना है, कोई आवाज़ कर रहा है प्लीज़, Ideology में सब आवाज़ नहीं करना। कोई आवाज़ किया अभी किसी ने? मुझे डिस्टर्बेंस होता है, प्लीज़। हाँ, क्या बोलिए। हाँ सही बोला इसने, मैं समझ गया, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया। तो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिजली के बारे में भी मेंशन है, बलवान के बारे में मेंशन है, मोहम्मद बिन तुगली, फिरोज शाह के खुद के जीवन के बारे में खुद इन्होंने 8 डायनेस्टीज 8 किंगडम्स देखे हैं। हाँ 8 किंगडम्स का अपना जीवन का अनुभव उनका है। तो यानी कि अपने मेमोरी के आधार पर जो किताब लिखेगा तो कुछ घटनाएं तो सत्य होंगी ना, लेकिन उसमें यह पाया गया कि उनका जो कालक्रम है वो थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इस बात को तो वो खुद नहीं एक्सेप्ट किया है कि भाई मेरी से गलती हो सकती है, कि मेरे कालक्रम जो है ऑर्डर को देख करके आप वेरीफाई करें उसको। हाँ डेट्स में सही नहीं है। हाँ डेट्स में सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छे पॉइंट्स उसने मेंशन करे हैं ना। 100 मेंशन करे होंगे तो 5, 10, 15, 20 कुछ तो ठीक निकला होगा ना। तो जो 20 निकला है तो इसका मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स है भी, पक्षपात भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी है। तो हम दोनों चीज़ों को मानेंगे ना, पक्षपात भी दिख रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी दिख रहे हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा 5 मिनट का ब्रेक है? नहीं ब्रेक कर, एक पूछ करिए इसको। तो ये टॉपिक हमारा ऐतिहासिक पक्षपात और तथ्य, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा राज्य का बर्नी की राज्यत्व संबंधी अवधारणाएं। राज्यत्व संबंधी, स्टेट से संबंधित अवधारणाएं क्या थी? पढ़ा निधि? राज्य के संबंध में क्या धारणाएं थी इसके? राज्य कैसा होना चाहिए? नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली राज्य के बारे में क्या कहता है कि राज्य को तो लगभग ये कहता है कि केंद्र वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, क्योंकि सुल्तान को ताकतवर बनाना चाहता है। वो सुल्तान को सबसे नंबर 1 पर रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि सारे डिसीजंस पावर उसके पास होना चाहिए। और सुल्तान क्या है? सुल्तान का कर्तव्य क्या है? कुरान, हदीस और जो मुस्लिम जो एम्पायर के जो मुस्लिम की जो आइडियाज़ हैं, है ना, उन आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अकॉर्डिंगली आपको शासन चलाना है। तो शासन कब चलेगा? जब सुल्तान पावरफुल होगा, वरना कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मैक्सिमम पावर किसको देना चाहता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहता है। क्या करना चाहता है? बर्नी के लेखन में सुल्तान का केंद्रीय स्थान है। उसके विश्लेषण में हालांकि राजा और उसके बीच परस्पर दायित्व का विचार सामने नहीं आता है। मतलब राजा का कोई दायित्व तो नहीं होता है प्रजा के प्रति, बल्कि राजा अपने अकॉर्डिंगली जो उसको बेहतर लगता है। और उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है कुरान और शरिया के हिसाब से साम्राज्य को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, और उसके अकॉर्डिंगली जितना बेहतर हो सकता है वो अपने साम्राज्य को मेंटेन भी करना है। ऐसा ना हो कि प्रजा के कल्याण के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उसका साम्राज्य का पतन हो जाए। और उसके मन में करुणा पैदा हुई कि भाई लोगों को दान दो, गरीबों का गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाने के चक्कर में क्या हो जाएगा? उसका जो खजाना है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खजाना खत्म हुआ तो विद्रोह हो जाएगा, तो एम्पायर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो गया। तो वो ऐसा सलाह नहीं देता है, बोला गरीबी नहीं हटाना है हमको। क्या बोलता है? हमें गरीबी नहीं हटाना, हमारा काम क्या है, सुल्तान का काम क्या है कि आप अपने आप को पावरफुल बना के रखें और खजाने को मजबूत रखें, और प्रजा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। हदीस के अकॉर्डिंगली, कुरान के अकॉर्डिंगली जो बनता है वैलिड, उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी पावर को मेंटेन करना है, क्योंकि राज्य रहेगा, सुल्तान रहेगा, तभी विचार प्रोपोगेट होंगे, है ना। तो खजाने को मजबूत रखना है और पावर को मेंटेन रखना है। समझ गए? तो कल्याण वाला भाग में प्रजा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। अपनी फतवा में बर्नी प्रशंसा करते हुए कहता है
पातशाह ईश्वर का आश्रय जनक रचनाओं में से एक है और ईश्वर अच्छी या बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों का रचयिता है। ईश्वर अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों का रचयिता है। कहना क्या चाह रहा है? क्या? हाँ, मतलब ईश्वर जो होता है, भगवान होता है, ईश्वर क्या अच्छी और बुरी दोनों चीजों का रचयिता है। हाँ, तो लो भाग्यवादा सिस्टम आ गया ना यहाँ पर, है ना, कि जो अच्छा हो रहा है वो ऊपर वाले ने किया है, जो बुरा हो रहा है वो ऊपर वाले ने किया है, यानी अल्लाह ने किया है। सीधा मतलब यही है ना। तो उसने जो रचना करी है वो, इसका मतलब भाग्यवादी माइंडसेट वाला आदमी है, यही मतलब है ना। अतः सुल्तान के चरित्र के अनुरूप राजत्व स्वयं में अच्छा या बुरा हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है। सुल्तान जो है ना, राजा है ना वहां के, सुल्तान के नेतृत्व में अच्छा या बुरा हो सकता है। हबीब कहता है, हबीब के अकॉर्डिंगली उच्च कुल का विचार उस पर इतना हावी है कि महमूद गजनी और बलवान कथाकथित उच्च कुलीनों का निरूपण करते हुए बरनी राजत्व को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राज्य जो बना है वो ईश्वर का एक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव है। सुल्तान उसका काम को पूरा कर रहा है। कौन कर रहा है? सुल्तान उसके काम को पूरा कर रहा है, यानी कि वो देवी शक्ति के रूप में उसको एक कंसीडर करता है। जैसे हमने पुराना कई राज्यों में पढ़ा होगा कि कई लोग पहले क्या मानते थे, राज्य को एक देवी सत्ता के रूप में मानते थे कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। तो वही तो मान रहा है ये डिवाइन पावर, हाँ डिवाइन गॉड, सॉरी, बिल्कुल। तो उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है ये। सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया, सुल्तान को कहता है कि ईश्वर की प्रतिछाया है। प्रतिछाया मतलब टू कॉपी है, उसी का ही मतलब फोटो कॉपी है, प्रतिछाया है ना। तो यानी कि अब जो आदमी ईश्वर के प्रतिछाया बना देगा तो कितना पावरफुल आदमी है वो। एक तो ईश्वर है और दूसरा फोटो कॉपी है उसका, तो कितना पावरफुल है। यानी कि सारी पावर्स उसको सुल्तान को दे रखी है उसने, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब चाणक्य से भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया उसको तो इसने, समझ गए आप। चाणक्य तो थोड़ा सा अलग बोलता है, उतना पावरफुल नहीं बताता है। वो पॉलिटिकल पावर देता है, सब कुछ पावर देता है, लेकिन इस माइंडसेट में नहीं करता कि ईश्वर की देन है या ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिछाया है, नहीं बोलता ना ऐसा, ऐसा नहीं बोलता है। जिल अल्लाह के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में राजत्व केवल छल और दिखावा, जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में राजत्व केवल छल और दिखावा है। छल और दिखावा जलालुद्दीन के बारे में इसने ऐसा क्यों बोला? इसका कारण यह था कि जलालुद्दीन ने क्या किया, निम्न वर्ग के लोगों को उसने काफ़ी सिस्टम में रिफॉर्म लाया। आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी रिफॉर्म लाया। हाँ, अलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन, हाँ, अलाउद्दीन ने बहुत सारे रिफॉर्म लाए थे। कौन कौन से रिफॉर्म लाया था? हाँ, कैपिटल, हाँ, तो हाँ मार्केट रिफॉर्म्स लाए और हाँ लैंड रिफॉर्म लेके आए। कुलीन वर्ग की जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको एक पार्शलिटी ना करते हुए जो एलिजिबल आदमी है उसको बड़े ओहदों पर रखा, मेरिट के आधार पर। वो एक पहला इंसान है कि उसने मेरिट के आधार पर बड़े बड़े अफसरों की भर्ती करना शुरू किया। तो अब ये तो खिलाफ हो गया ना उसके। तो इसका क्या करता है, यहां पर क्या कह रहा है वो कि राजत्व केवल छल और दिखावा है। तो इसको छल क्यों कहता है? क्योंकि उसने रिफॉर्म किया, उसने मेरिट को वैल्यू दिया, और ये मेरिट को वैल्यू नहीं देता है। बर्नी मेरिट को वैल्यू नहीं देता, वो कहता कुलीन वर्ग वाला ही बड़े पदों पर बैठेगा। तो उसने उसकी बात को काट दिया, और जिसने उसकी बात को काट दिया इसका मतलब उसकी वो क्या कर रहा है, बुराइयां भी कर रहा है, यानी कि क्रिटिसिज्म भी करता है उसका वो। और सर अलाउद्दीन जो था ना वो धर्म से इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन ये ज़ियाउद्दीन बर्नी था। अलाउद्दीन
नहीं, अलाउद्दीन नहीं था, अलाउद्दीन नहीं था। अब उसका थोड़ा सा माइंड अलग काम, उसका ऐसे काम करता था दिमाग कि भाई किसी भी प्रकार से मुझे अपनी सत्ता को मैं चलाना है, मुझे कैसे कंट्रोल करना है। वो धर्म के हिसाब से नहीं चलता था, वो न्यूट्रल सेकुलर पॉलिसी को अपनाया उसने। सेकुलर टाइप का माइंडसेट था उसका। जो टैलेंटेड है, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, और उसने भूमि को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इसने करा कि नहीं करा? हाँ, तो ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे को क्या बोलते हैं, सेकुलर वे को इस्तेमाल किया उसने, सेकुलर नीतियों को अपनाने की कोशिश किया। यद्यपि बाह्य रूप से उसमें भव्यता और अलंकार नजर आता है, अंदर से कमजोर और तुच्छ। इसके अलावा राजत्व का वास्तविक स्रोत शक्ति और बल था। यानी कि राज्य का जो पावर है, शक्ति, मतलब शक्ति होना चाहिए। शक्ति क्यों होना चाहिए? ताकि पूरे अपने कंट्रोल कर सके वो। उसको किसको कंट्रोल कर सकेगा वो? राज्य को। सुल्तान एक्चुअली में ऊपर की जो अल्लाह के द्वारा दिए गए विचार हैं, उन विचारों के द्वारा ही शासन चलाना चाहता है। तो उसको शासन चलाने के लिए बल का प्रयोग करे, शक्ति का प्रयोग करे, वो सब कर सकता है, ये परमिशन देता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? राजत्व के राजतंत्र की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए बरनी ने सुल्तान द्वारा भव्यता और शानो शौकत का प्रदर्शन करने पर बल दिया। शानो शौकत, ये तो मेरे टेक्निक अंदर की बातें हैं, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, वो तो डिटेल हो जाएगा ज़्यादा। वो तो हम तो नॉर्मल जनरल एक आइडिया वो बात करते हैं, तो उससे आपका माइंड क्लियर हो रहा होगा। जो आज में लेक्चर दिया कुछ क्लियर हुआ होगा ना कुछ लोग। ठीक है। शानो शौकत पर कहता है कि इस शानो शौकत की हमको मतलब दिखावा सुल्तान करना चाहे तो कर सकता है। जैसे दिखाना पड़ता है ना, अपने आप को पावरफुल दिखाना होता है, अमीरी दिखानी होती है, तो वैसा दिखावटी वो कर सकता है। अब दूसरा, बरनी के लेखन में समय तथा कालक्रम की अवधारणा, एक पॉइंट ये था। इसके बारे में मैंने क्या बोला? कालानुक्रम, टाइम पीरियड वाला जो है, तो ये तो मिसमैच है, ये तो क्लियर हो ही गया आपका। इसमें क्या मिसमैच है कि भाई उनकी डेट्स का, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किताब लिखी है वो किसके आधार पर लिखी है? मेमोरी के आधार पर। उसने कोई किताबों का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इस हाँ, डेट्स उसमें सही नहीं है, तो आगे पीछे बोला है उसने, तो ठीक है। क्रोनोलॉजी ठीक नहीं है, मतलब कुल मिलाकर टाइम जो है ठीक नहीं है उसका। तो वो तो उसने अपनी गलती को खुद ही माना है कि भाई मैंने जो लिख रहा हूँ, मेरे घटनाओं को लेकर के कुछ टाइम पीरियड अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको आप कहीं दूसरी किताबों से या कहीं से वेरीफाई करके तभी विश्वास करें। हाँ, और लिखने के बाद में वो 60 साल का, तो पूरा 67 साल की उम्र में लिखना शुरू किया उन्होंने। तो 67 साल की उम्र से लिखना शुरू किया, तो अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पूरा क्या कर रहा है, पूरा मेमोरी का। अपने जो शासन में 17 साल तक शासन में बैठा, एक राजा के जो है अंडर में काम किया, तो एक अनुभव तो होता ही नहीं अफसर को। एक दरबारी आदमी था, बड़ा पावरफुल आदमी था, तो पूरे जीवन का अनुभव, फिर उसने तकलीफें भी झेली उसने, दूसरा जो गरीबी का जीवन देखा, वो भी सारा अनुभव के उसके अंदर आ जाता है। ठीक है। अब बरनी अर्थशास्त्री के रूप में, बरनी अर्थशास्त्री के रूप में इसको बताइए, इसको पॉइंट क्लियर करते हैं। बरनी अर्थशास्त्री के रूप में कैसे हैं? बरनी अर्थशास्त्री क्यों है? क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है कि बरनी अर्थशास्त्री के रूप में है? वो ये भी कहते हैं कि बरनी जो अलाउद्दीन खिजली है, उसने जो है क्या किया? रिफॉर्म किया ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे। क्या रिफॉर्म किए थे? मार्केट को कंट्रोल करना, ताकि कोई गलतियां ना हो। तो इसके संबंध में उनकी पहले प्रशंसा भी किया है। क्या किया है? फिर इस इकोनॉमिक क्षेत्र में उसने क्या किया? प्रशंसा भी किया है कि जो इस तरह से रिफॉर्म किए जा सकते हैं और बाजार को नियंत्रण करना चाहिए, ताकि इसके द्वारा आप इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं, इकोनॉमी भी जनरेट कर सकते हैं। अब इसको पढ़ते हैं एक बार। जहाँ इतिहासकार के रूप में बरनी इतिहासकार के शिल्प में निपुण है, अलग कालाक्रम और तिथियों, नहीं एक्चुअली सॉरी,
अपनी दृढ़तापूर्वक स्वतंत्र और अर्थव्यवस्था के विचार के विरुद्ध था। बर्नी का विश्वास था कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कीमतों के उतार चढ़ाव को विनियमित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य था। मतलब जो वस्तुओं की कीमतें हैं विनियमित मतलब क्या होता है, उसको कंट्रोल करना है ना, जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो उसको नियमित में कंट्रोल में लाने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना जरूरी है? कंट्रोल करना जरूरी है। वस्तुओं की जो कीमतें उछाल मार रही हैं उसको कंट्रोल करना जरूरी है। जो सामान्य रूप से लोगों की भौतिक स्थिति के लिए लाभदायक होता है। बर्नी संभवतः अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण उपायों की सफलता से प्रभावित था। अब देखिए, मूल नियंत्रण की जो पॉलिसी अलाउद्दीन ने अपनाई थी उससे वो खुश क्यों था, और लेकिन और दूसरे कामों से नाराज भी था। देखो, अब दोनों चीजों को बोल रहा है, उसकी प्रशंसा भी कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है। क्रिटिसाइज किसके नाम से किया कि उसने जो निम्न कुल के लोग हैं मेरिट के आधार पर भर्ती कर दिया, उसका उसने विरोध कर दिया। और खुश के समर्थन किस नाम से है कि उसने मार्केट का नियंत्रण करने के लिए कोशिश किया। तो यानी कि नियंत्रण करने का इसका मतलब इकोनॉमिक माइंड रखता है कि भाई जो राजा जो काम कर रहा है ये सही कर रहा है, यानी कि इससे इकोनॉमी जनरेट होगी, समाज में देश की जनता को कहीं ना कहीं बैलेंस रखा जाएगा। तो यानी इकोनॉमिक नॉलेज उसको था। कोई आदमी किसी का समर्थन करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो कब करेगा? नॉलेज के बिना कर देगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई इक्वल टू MC स्क्वायर किसने दिया, मैं नहीं, मान लीजिए अंबेडकर, तो आप समर्थन कर देंगे? बोल देंगे अंबेडकर ने इक्वल टू MC स्क्वायर बनाया था। कब करेंगे? जब आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो समर्थन का मतलब क्या होता है? समर्थन बोल रहा है ना, उसकी प्रशंसा किया, यानी कि इकोनॉमिस्ट माइंड उसके पास था। तभी आदमी, कोई आदमी अर्थशास्त्री ही तो कर सकता है, नॉर्मल आदमी कैसे उसको मान जाएगा, कर देगा। तो अर्थशास्त्री के रूप में भी इसको माना गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बर्नी के विचारों में तर्क और तार्किकता, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसको क्या टाइम हो गया? हो गया टाइम? चलिए ठीक है।